स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और मैं क्षमा के साथ काफी देर के बाद एक नई कहानी शुरू कर रहा हूं। डॉन का मंत्री, देवराज चौहान सीरीज की ये आरडीएक्स सीरीज की कहानी है। दरअसल देवराज चौहान सीरीज की नहीं कही जाएगी, ये आरडीएक्स सीरीज की कहानी है जिसमें देवराज चौहान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कर लें। चलिए शुरू करते हैं। डॉन का मंत्री। हमारा पीछा हो रहा है, जगमोहन ने कहा। जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था। देवराज चौहान बगल वाली सीट पर आंखें बंद किए बैठा था। देवराज चौहान ने आंखें खोली, सीधा होकर बैठा और गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सफेद सेंट्रो कार, जगमोहन पुनः बोला। देवराज चौहान की निगाह पीछे आती सफेद सेंट्रो पर टिक गई। कितनी देर से वो पीछे है? देवराज चौहान ने पूछा। करीब आधा घंटा पहले मैंने सफेद सेंट्रो को नोट किया था। देवराज चौहान कुछ पलों तक पीछे देखता रहा, फिर बोला। उस कार में ड्राइवर के अलावा दूसरा कोई दिख नहीं रहा, और ड्राइवर भी युवती है। ये बात मैं भी महसूस कर चुका हूं, जगमोहन ने कहा। कार को किसी ठीक जगह पर रोको, देवराज चौहान बोला। देखते हैं वो कौन है, कहकर उसने नजरें घुमा ली। जगमोहन उसी गति से कार चलाता रहा। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। आकाश में बादल सुबह से ही छाए हुए थे, परंतु बरसात होने के आसार नहीं लग रहे थे। मध्यम सी हवा चल रही थी। जगमोहन ने 10 मिनट के बाद कार को एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में रोका, इंजन बंद किया। दोनों बाहर निकले और बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट में प्रवेश करते चले गए। तभी पार्किंग में सफेद सेंट्रो आ रुकी। सेंट्रो की ड्राइविंग सीट पर 30 बरस की युवती मौजूद थी। कंधे तक लंबे बालों की उसने चुटिया बना रखी थी। आंखों पर काला चश्मा था। उसने घुटनों से लंबी ब्राउन कलर की स्कर्ट और सफेद टॉप पहन रखा था। वो खूबसूरत थी। अगर बाल खुले रखे होते तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती। वो कार से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया। चंद पल वो देवराज चौहान वाली कार को देखती रही, फिर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाथ में पर्स दबा रखा था। उसके चलने के ढंग में कोई जल्दबाजी नहीं थी, शांत सी लग रही थी वो। देखते ही देखते उसने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। रेस्टोरेंट में एक दो लोग बैठे थे। इस वक्त भीड़ नहीं थी। वो ठिठकी और नजरें दौड़ाई। देवराज चौहान और जगमोहन कहीं ना दिखे। हेलो मैडम, उसके कानों में मध्यम सी आवाज पड़ी। वो फौरन पलटी। पीछे जगमोहन खड़ा था। आप शायद हमें ही ढूंढ रही हैं। तभी युवती ने देवराज चौहान को रेस्टोरेंट के बाथरूम से निकलकर एक टेबल की तरफ बढ़ते देखा। बैठकर बात करें कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही थी? जगमोहन पुनः बोला। मैंने सोचा तुम दोनों को पता नहीं चला पीछा करने का, युवती ने शांत स्वर में कहा। आपके लिए ही हम यहां रुके हैं, वरना यहां आने का हमारा कोई इरादा नहीं था। वो देवराज चौहान वाली टेबल की तरफ बढ़ गई। जगमोहन उसके साथ था। दोनों टेबल पर बैठे। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से युवती को देखा। युवती ने अपना काला चश्मा उतारा तो वो और भी खूबसूरत दिखने लगी। आंखों में काजल लगा रखा था। देवराज चौहान, उसने बेहद शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तो तुम हमें जानती हो? जगमोहन बोला।
जवाब में युवती ने अपना पर्स खोला और पुराने अखबार की कटिंग निकाली और उसे खोलकर सामने रख दिया। वो कटिंग देवराज चौहान द्वारा की गई डकैती के बारे में खबर थी। साथ ही देवराज चौहान की पुरानी तस्वीर भी छपी थी। इस तस्वीर के दम पर मैंने देवराज चौहान को पहचाना, वो बोली। हैरानी है, जगमोहन बोला। इस पुरानी तस्वीर के दम पर तुमने देवराज चौहान को पहचान लिया? कल कोहाट माल में यूं ही वहां पड़े अखबार पर नजर पड़ी। ये खबर पढ़ी तभी तुम दोनों ने वहां प्रवेश किया, तो उसी वक्त मैंने देवराज चौहान को पहचान लिया। शायद ताजा ताजा तस्वीर देखी थी इसलिए पहचान लिया। तुम कल से हम पर नजर रख रही हो? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा बंगला कहाँ है, वो शांत स्वर में बोली। जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। नाम क्या है तुम्हारा? देवराज चौहान ने पूछा। रोशनी, उसने सिर लहजे में कहा। मुझे किसी विश्वासी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मेरा काम कर सके। मैं तुम्हारे बारे में अखबारों में अक्सर पढ़ती रहती हूं, उसी से पता चला कि तुम जुबान वाले बंदे हो। पक्का? जगमोहन ने सिर हिलाया। जुबान वाले हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मैं तुम दोनों के सामने बैठी हूं, रोशनी ने कहा। काम की बात करो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मेरा एक काम करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, देवराज चौहान, रोशनी ने कहा। एहसान की भाषा मुझे नहीं आती, जगमोहन बोला। हम सिर्फ नोटों की भाषा समझते हैं। अगर तुम सोचती हो कि 2 आंसू बहाकर हमसे मुफ्त में काम करा लोगी तो ये नहीं होने वाला। चंद पल चुप रहकर रोशनी बोली। मैं ना तो आंसू बहाने जा रही हूं और ना ही मुफ्त में काम निकलवाने का इरादा है मेरा। समझदार हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मेरा काम करो और मेरे बारे में जानने की चेष्टा ना करो। ऐसा क्यों? मेरी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है। पहले बात तो सुने। मैं अपनी एक सहेली की तलाश करवाना चाहती हूं, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। सहेली की तलाश? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने कश लिया। रोशनी कुछ कहने लगी कि जगमोहन कह उठा। मैडम, हम ऐसे बेकार के काम हाथ में नहीं। मेरे लिए ये बेकार काम नहीं है, प्लीज। हमारे लिए तो है, जगमोहन मुस्कुराया। हमें नोटों से मतलब है, खास तौर से मुझे। इस काम का आप हमें क्या दे सकती हैं? 1 लाख, 2, 3, 4, 5, जबकि इतनी रकम तो हम यूं ही दान कर देते हैं। सॉरी, हम। नोटों की फिक्र मत करो जगमोहन। तुम मेरा नाम भी जानती हो? देवराज चौहान के साथ रहने वाला जगमोहन के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? अखबारों में पढ़ा है। जरूर पढ़ा होगा। तुम कहती हो कि नोटों की फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अपना काम पूरा चाहिए, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी सहेली रीना को तलाश करो और मुझे बता दो कि वो कहाँ है। साथ ही मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। बहुत कड़ी शर्तें हैं, जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। मेरी अपनी मजबूरी है। नोट क्या दोगी? तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी सीमा बता दो कि ज्यादा से ज्यादा नोट दे सकती हो। मैं जानती हूं कि मैं ज्यादा कह रही हूं, फिर भी कोई बात नहीं, रोशनी बोली। 10 करोड़ दे सकती हूं। 10 करोड़? जगमोहन सकपकाया। वो भी पहले एडवांस में। देखने में तो नहीं लगता कि तुम इतनी बड़ी रकम देने की हैसियत रखती हो।
रोशनी शांत सी देवराज चौहान और जगमोहन को देखती रही। कहो। रोशनी गंभीर थी। बड़े भाई फैसला करेंगे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मुझे नोटों से आगे की बात में दिलचस्पी नहीं होती। रोशनी की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान ने कश लिया, फिर बोला, तुम ये क्यों चाहती हो कि हम तुम्हारे बारे में ना जाने? ये मेरी समस्या है। रोशनी बोली, मेरे बारे में जानने या न जानने से मेरी सहेली को ढूंढने में आंच नहीं आएगी। संभव हो पाता तो मैं अवश्य अपने बारे में बताती, लेकिन मैं खुद को गुप्त रखना चाहती हूँ। 10 करोड़ दे रही हूँ, और इस रकम में इस बात की भी कीमत है कि तुम दोनों मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे। ये अजीब शर्त है, देवराज चौहान ने कहा। मेरी मजबूरी है। तुम, जगमोहन बोला, 10 करोड़ एडवांस में देने को कह रही हो? हाँ, पूरी रकम मैं पहले दे दूंगी। और अगर हम तुम्हारी सहेली को न ढूंढ सके तो क्या रकम का क्या होगा? जगमोहन ने पूछा। ये तुम दोनों की शराफत पर निर्भर है। रोशनी गंभीर थी। इस बारे में तभी सोचा जाएगा जब हम असफल होंगे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मेरे ख्याल में ये काम करने में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 10 करोड़ यूं ही नहीं दे रही, देवराज चौहान ने कहा। इसकी सहेली को ढूंढना आसान नहीं होगा। आसान होता तो मैं इस वक्त देवराज चौहान के सामने न बैठी होती, रोशनी ने कहा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में डाली। अपनी सहेली के बारे में तुम जो बताना चाहती हो बताओ। रोशनी ने पर्स में से एक तस्वीर निकाली। 24-25 बरस की खूबसूरत युवती की तस्वीर थी। ये तस्वीर देखो। मेरी सहेली का नाम रीना है, मेरे से 5 साल छोटी है। देवराज चौहान और जगमोहन ने तस्वीर देखी। इसे तलाश करना है तुमने। इसका परिवार चेंबूर में रहता है। पता तस्वीर के पीछे लिखा है। परिवार में माँ बाप हैं। देवराज चौहान ने तस्वीर के पीछे लिखे पते पर नजर मारी। इसकी तलाश करते करते तुम लोगों को मेरे बारे में भी कोई खबर मिल सकती है। ऐसे में मेरे बारे में मिली खबर को नजरअंदाज कर देना। मैं जानना चाहती हूं कि रीना कहाँ है। जब पता चले तो खामोशी से मुझे बता देना। रीना को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसे कोई ढूंढ रहा है। पता चल सकता है। जब उसे ढूंढेंगे तो खबर उस तक भी पहुंच सकती है। ऐसा हो तो तुम लोगों ने यह नहीं पता चलने देना कि उसे ढूंढ कौन रहा है। क्यों? यह मेरी समस्या है। तुम लोगों की समस्या रीना को ढूंढना है और मुझे खबर करना है, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। वो बोला, तुम हमसे काफी कुछ छुपा रही हो। जितनी जरूरत है उतना ही बता रही हूं। रीना के बारे में जितनी जानकारी हमें मिलेगी हम उतनी ही जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, देवराज चौहान बोला। जो पूछना चाहते हो पूछो। जिस बात का मैं जवाब दे सकूंगी जरूर दूंगी, रोशनी ने सिर हिलाया। तुम आखिरी बार रीना से कब मिली थी? देवराज चौहान ने पूछा। 5 साल पहले। फिर वो दुबई चली गई थी। दुबई? तब तो वो दुबई में। देवराज चौहान, तुम्हें उसकी खबर इंडिया में ही मिलेगी, रोशनी बोली। यह भी हो सकता है कि उसने अपना चेहरा बदलवा लिया हो। चेहरा बदलवा लिया? प्लास्टिक सर्जरी? रीना ने दोनों को देखा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। ये तुम कैसे कह सकती हो? पक्की खबर है तुम्हारे पास? पक्की खबर तो नहीं, परंतु मेरा अनुमान है। और अनुमान का आधार?
देवराज चौहान ने रोशनी की आंखों में देखा। शायद वो मेरी नजरों में नहीं आना चाहती। क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। रोशनी ने इंकार में सिर हिलाया। तुम मेरे से खुलकर बात कर सकती हो, तुम्हारी बात मेरे से बाहर नहीं जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में तुम रीना की तलाश की शुरुआत उसके घर से करो, रोशनी गंभीर स्वर में बोली। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम बहुत कुछ छुपा रही हो। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे पास रीना की तस्वीर है, उसके घर का पता है, वहां से तुम इसकी तलाश शुरू कर सकते हो। तुम्हारे पास रीना की प्लास्टिक सर्जरी वाली तस्वीर नहीं है। अगर उसने चेहरा बदलवाया है तो उसके नए चेहरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कुछ सोचने के बाद देवराज चौहान बोला, यह काम इतना आसान नहीं जितना कि सुनने में लगा था। ठीक समझे, तभी तो विश्वास के साथ ये काम तुम्हारे हवाले कर रही हूं कि तुम उसे ढूंढ निकालोगे। तुमने रीना की तलाश करवाई होगी। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती इस मामले में, इसलिए मैंने खुद ही उसे ढूंढा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कोई और बात रीना के बारे में जो तुम बताना चाहती हो? 5 साल पहले जब वो दुबई गई थी, यानी कि दुबई जाने तक वो झपटमारी काम, छोटी मोटी चोरी, जालसाजी, यानी कि वो इसी तरह के काम किया करती थी। उसके साथ 4 लोग और थे, रोशनी ने सोच भरे स्वर में कहा। कौन 4 लोग? मटकू, प्रवेश, सैनी और मैं। तुम? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। इसमें हैरानी की क्या बात है? रोशनी ने जगमोहन को देखा। तुम 5 साल पहले तक उठाईगिरी वाले काम किया करती थी और अब हमें 10 करोड़ दे रही हो। दौलत, रोशनी मुस्कुराई। ये दौलत की मर्जी है कि वो किसी पर भी मेहरबान हो। मुझ पर मेहरबान हो गई दौलत। जगमोहन ने पहलू बदला। मेरे ख्याल में हमारी खास बातें हो चुकी हैं। रोशनी ने दोनों को देखा। रीना दुबई में कहाँ गई थी? ये मैं नहीं जानती, रोशनी ने सपाट स्वर में कहा। तुम हमें ऐसी कोई बात नहीं बता रही जो रीना तक पहुंचने में सहायक हो। मैंने तुम्हें बताया कि रीना इंडिया में है। हो सकता है कि उसने अपना चेहरा भी प्लास्टिक सर्जरी से बदलवा लिया हो। इस बात की संभावना हो सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके माँ बाप अभी भी चेंबूर में रहते हैं। उन्हें पता हो सकता है कि रीना कहाँ है, या फिर सैनी, मटकू, प्रवेश के पास कोई जानकारी हो सकती है। तुम इन सब से मिली होगी जब रीना को तुमने ढूंढा। मिली, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। यूं समझ लो कि अगर इनके पास कोई जानकारी थी तो वो मुझे नहीं बताई गई। रीना ने मना किया होगा। यकीनन, हालांकि हम संभावना पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर नहीं, रोशनी बोली। कोई और जिससे रीना के बारे में मालूम हो सकता हो? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी जानकारी में तो कोई नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। कुछ कहना चाहते हो? रोशनी बोली। कुल मिलाकर रीना को ढूंढना कठिन काम है। अगर प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा बदलवा दिया गया है तो बेहद कठिन हो जाएगा ये काम। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि रीना को ढूंढ ही लिया जाएगा। तुम दिल से उसे ढूंढने की कोशिश करोगे? हाँ, क्यों नहीं, काम तो काम ही है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे भरोसा है तुम पर। हमारी ये डील फाइनल हुई। फाइनल कैसे हुई? नोट तो तुमने दिखाए नहीं।
जगमोहन अचानक कह उठा। रात तक नोट तुम्हें मिल जाएंगे। 10 करोड़। हाँ। कहाँ दोगी? तुम्हारे बंगले पर पहुंच जाएंगे। तुम देने आओगी? पता नहीं, लेकिन 10 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे, कहकर रोशनी ने देवराज चौहान को अपना नंबर दिया। रीना के बारे में कोई भी जानकारी मुझे देना चाहो तो इस नंबर पर मुझे फोन कर देना। ये नंबर अजीब सा है, यहां का तो नहीं, देवराज चौहान कह उठा। ये सीक्रेट नंबर है, इस नंबर के बारे में पता भी करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जहां भी होऊंगी बात हो जाएगी। तुम हो कौन? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। नहीं बता सकती, मजबूरी है, रोशनी उठते हुए बोली। क्या तुम अपना नंबर देना पसंद करोगे? देवराज चौहान ने अपना नंबर रोशनी को देते हुए पूछा। तुम्हारा नाम असली है? 100%, रोशनी मुस्कुराई। मैं आशा करूंगी कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा। देखते हैं। उसके बाद रोशनी बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन सोचों में फंसा था। ये है कौन? जगमोहन के होंठों से निकला। बहुत रहस्यमयी व्यक्तित्व है इसका, देवराज चौहान ने कहा। कुछ खास होगी तभी अपने बारे में नहीं बता रही। हमें इसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जरूर जानेंगे, परंतु रीना को ढूंढ लेने के बाद। ऐसा क्यों? तब रीना हमें इसकी असलियत बता देगी। लेकिन रोशनी ने तो कहा कि रीना को ढूंढकर खामोशी से उसे बता दिया जाए, रीना से बात न की जाए। ऐसा शायद इसलिए कहा कि कहीं रीना सतर्क न हो जाए, जगमोहन बोला। इस बात का फैसला हम रीना को ढूंढने के बाद करेंगे कि क्या करना है। वैसे रोशनी के बारे में जानने की हमें जरूरत भी क्या है? रीना को तलाश करके उसके बारे में रोशनी को खबर देकर हम इस मामले से हट सकते हैं। रोशनी ने कहा है कि उसके बारे में छानबीन न की जाए। छोड़ो, इस बारे में बात करने का वक्त नहीं आया, देवराज चौहान ने कहा और रीना की तस्वीर के पीछे लिखा पता देखने लगा। तभी वेटर आया। जगमोहन ने 2 कॉफी के लिए कहा। अगर रोशनी के पास करोड़ों की दौलत है तो वो इस तरह अकेले मामूली सी सेंट्रो कार पर क्यों घूम रही है? जगमोहन ने कहा। अपने को छिपाने के लिए, देवराज चौहान ने तस्वीर से नजरें हटाई। वो कैसे? साधारण कार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, अकेली लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तुमने शायद नोट नहीं किया कि उसने जानबूझकर अपने बाल बांधकर चुटिया कर रखी थी। चश्मा लगा रखा था ताकि वो कुछ बदली बदली दिखे, एकाएक उसे कोई पहचान ना सके। रोशनी मुझे खतरनाक लगी। रीना को हम ढूंढेंगे कैसे? जैसे किसी को भी ढूंढा जाता है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगर उसने प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदलवा लिया होगा तो हमें परेशानी आएगी। समझ में नहीं आता कि रोशनी रीना को तलाश क्यों करवाना चाहती है। उसका कत्ल करने के लिए। क्या? जगमोहन चिंका। ये क्या कह रहे हो? मेरा ख्याल बहुत हद तक ठीक हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। रीना रोशनी से बचने के लिए भाग रही है, यहां तक कि उसने अपना चेहरा भी बदलवाया हो सकता है कि रोशनी उसे पहचान ना सके। और रोशनी उसे ढूंढने के लिए 10 करोड़ जैसी बड़ी रकम खर्च कर रही है। जाहिर है कि दोनों में किसी बात को लेकर ठनी हुई है। दोनों में ताकतवर रोशनी है, तभी तो रीना उससे बचती फिर रही है। ऐसे में रीना के सामने आने पर रोशनी उसे अवश्य मारना चाहेगी। यह भी हो सकता है कि रोशनी रीना से कुछ जानना चाहती हो, या ऐसी ही कोई और बात।
जगमोहन बोला। कुछ भी हो सकता है, सच क्या है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। मैंने अपना ख्याल बताया है। वेटर कॉफी सर्व कर गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो। मैं रोशनी। दूसरी तरफ से रोशनी की आवाज आई। कहो। तुम्हारे बंगले के गेट के पास 3 बैग रखे हुए हैं, पूरा 10 करोड़ है उसमें। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम रीना को जल्द ढूंढ लोगे। कोशिश तो पूरी होगी। रीना की खबर मिलते ही मुझे फोन करना। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जगमोहन के पास पहुंचा। रोशनी ने कहा है कि रात वो 10 करोड़ भिजवा देगी। जगमोहन बोला। परंतु रात के 12 बज रहे हैं और उसकी कोई खबर नहीं। रोशनी का फोन आया है, बाहर गेट के पास 3 बैग पड़े हैं, 10 करोड़ से भरे। जगमोहन उसी पल उछलकर खड़ा हो गया। पागल है साली, 10 करोड़ की रकम इस तरह छोड़ी जाती है? कोई उठा ले जाएगा। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। अगले 10 मिनट में जगमोहन 3 बैग बंगले के भीतर ले आया। गेट के बाहर रखे थे बैग, कोई भी उठाई गिरा लेकर खिसक जाता। जगमोहन क्या उठा। वो बेवकूफ नहीं है, उसके आदमी बैगों पर नजर रख रहे होंगे। देवराज चौहान ने कहा। ओह, ये हो सकता है। रोशनी जो भी है खतरनाक है, वो साधारण औरत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। 10 करोड़ देने वाली शरीफ तो होने से रही। जगमोहन ने सोच भरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। कल हम रीना की तलाश शुरू कर देंगे। अगला दृश्य। अगले दिन 11 बजे जगमोहन ने एक गली के बाहर सड़क पर कार रोकी। देवराज चौहान बाहर निकलते हुए बोला, तुम नहीं चलोगे? मेरी जरूरत नहीं है, जगमोहन ने कहा और कार को सड़क के किनारे ले जा रोका। देवराज चौहान गली में प्रवेश कर गया। ये छोटे छोटे मकानों की कॉलोनी थी। 50 गज के मकान, कोई 70 गज का। बहुत ही कम ऐसे थे जो 100 गज के होंगे। गलियां भी तंगी थी, लोग आ जा रहे थे। देवराज चौहान को 104 नंबर मकान की तलाश थी। तीसरी गली में 104 नंबर का मकान मिला जो कि 50 गज में बना हुआ था। उसके ऊपर भी एक कमरा बना हुआ था। दरवाजे पर बेल नहीं थी तो देवराज चौहान ने दरवाजा हाथ से थपथपाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली 50 बरस की औरत थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी। भीतर कमरे में करीब 55 बरस का एक आदमी बैठा दिखा। कहो, उस औरत ने देवराज चौहान से कहा। नमस्कार। देवराज चौहान ने दोनों हाथ जोड़े। ये रीना का घर है? कभी था, उस औरत ने शांत स्वर में कहा। अब वो यहां नहीं रहती। कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मैं रीना से मिलना चाहूं तो उसे कहाँ मिल पाऊंगा? हमें उसका पता ठिकाना नहीं मालूम। पिछले 5 सालों से उसे नहीं देखा। वो एकाएक जाने कहाँ गायब हो गई। वो मिले तो कहना उसके माँ बाप उसकी राह देख रहे हैं, घर आ जाए। उस औरत का स्वर पहले जैसा ही था। मैंने उसका कुछ पैसा देना है। हमें दे दो। उसे ही दूंगा। जो मर्जी करो। कौन है सौम्या? भीतर बैठे आदमी ने कहा। पता नहीं, रीना को पूछ रहा है, कहता है उसका पैसा देना है। उस औरत सौम्या ने गर्दन घुमाकर कहा। भीतर बुला लो उसे। क्या जरूरत है? बुला लो, पैसे देने आया है तो भला आदमी होगा। सौम्या ने देवराज चौहान से कहा। भीतर आ जाओ, कहकर वो दरवाजे से एक तरफ हो गई। देवराज चौहान भीतर आ गया। उस छोटे से कमरे में सस्ता सा सोफा रखा हुआ था, टीवी था।
बैठो, वो आदमी बोला। मैं रीना का पिता हूं। देवराज चौहान सोफा चेयर पर बैठ गया। तुम कौन हो? सुरेंद्र पाल, देवराज चौहान बोला। मैं रीना का पैसा लौटाना चाहता था। कितनी रकम है? 10,000। मामूली रकम है, ये तो तुम हमें ही दे सकते हो, उसने कहा। लेकिन मैं रीना को ही देना चाहता हूं। कब लिया था पैसा रीना से? 6 साल पहले, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद मुझे मुंबई से बाहर जाना पड़ गया। अब आया तो सबसे पहले रीना के पास ही। वो यहां नहीं है, पता नहीं कहाँ है। 5 साल पहले जाने कहाँ चली गई। फिर नहीं आई? नहीं, उसने इनकार में सिर हिलाया। उसका कोई फोन आया हो, पत्र आया हो? कुछ नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है हमारे पास। देवराज चौहान ने सौम्या को देखा, जो अभी तक दरवाजे के पास इस अंदाज में खड़ी थी कि वह जाए तो दरवाजा बंद करे। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। मटकू, प्रवेश, सैनी या रोशनी को पता होगा रीना का? तुम इन्हें जानते हो? हाँ, लेकिन इन्हें भी नहीं पता होगा। रोशनी भी रीना के बारे में पूछने 2 बार आ चुकी है, उसने कहा। देवराज चौहान संभला। हैरानी है, रीना के बारे में रोशनी भी नहीं जानती। वो कुछ ना बोला। रोशनी रहती कहाँ है? पता नहीं, वो तो यही कहती रहती है, रीना के साथ ही काम। 2.5 साल पहले रोशनी भी रीना की तरह अचानक जाने कहाँ चली गई। रोशनी आई तो आपने उससे पूछा होगा कि वो कहाँ रहती है, देवराज चौहान बोला। पूछा था, परंतु वो बात टाल गई। ओ, तुम चाहो तो रीना का 10,000 मुझे दे दो। मैं रीना को ही दूंगा। अगर तुम्हारा मन साफ होता तो अवश्य तुम 10,000 मुझे दे देते, उसने कहा। हर आते जाते को भीतर मत बुला लिया करो, दरवाजे पर खड़ी सौम्या कह उठी। रीना के बारे में मुझे कहां से पता चल सकता है? हमें तो आज तक पता नहीं चला। जाने कितनों से पूछा है रीना के बारे में। मुझे तो आप रीना के बारे में फिक्रमंद नहीं लगते। उसने देवराज चौहान को देखा, फिर मुस्कुराया, उसके बाद बोला। 5 सालों में रीना के बारे में बहुत बहुत फिक्र की। उसके बाद अपने आप को समझा लिया कि वो जहां भी होगी खुश होगी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। क्या हो अब? तुम 10,000 मुझे नहीं देना चाहते तो यहां क्यों बैठे हो? मैं ₹1,00,000 दूंगा। तो मुझे रीना के बारे में बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। पता होता तो जरूर बताता। 2 लाख ले लो। पता नहीं। 5 लाख ले लो। रीना का पता ठिकाना बता दो कि वो कहाँ मिलेगी। उसने देवराज चौहान को घूरा। तुम पागल हो क्या? क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे रीना का नहीं पता और तुम 10 लाख। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर खड़ी सौम्या से कहा, यह सच में पागल है, इसे बाहर निकाल दो। तुमने ही इसे भीतर बुलाया था, सौम्या ने तीखे स्वर में कहा। भूल हो गई, निकालो बाहर इसे। सौम्या ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान खड़ा हो गया। मामला क्या है? सौम्या ने देवराज चौहान से कहा। क्या मामला? कभी तुम कहते हो कि रीना का 10,000 देना है, तो कभी तुम उसका पता पूछने के लिए 10 लाख देने को कहते हो। रीना से काम है मुझे। हमें उसकी कोई खबर नहीं, सौम्या सख्त स्वर में बोली। 20 लाख दे सकता हूं अगर रीना से मेरी मुलाकात करवा। बाहर निकल जाओ,
सौम्या का स्वर और भी सख्त हो गया। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर सौम्या के पास ठिठक कर कह उठा, ये तो पक्का है कि तुम लोग रीना के बारे में जानते हो कि वो कहाँ है। हम नहीं जानते, जाओ यहां से और दोबारा इधर मत आना, सौम्या होंठ भींच कर कह उठी। देवराज चौहान मुस्कुराया और बाहर निकल गया। देवराज चौहान कॉलोनी के 36 नंबर मकान पर पहुंचा। 36 नंबर में मटकू रहता था, रीना का पुराना साथी। 36 नंबर मकान खस्ता हाल था, वो भी 50 गज का था और उसमें भी एक कमरा बना हुआ था। कमरे के पीछे का हिस्सा लोहे की चादरों से ढककर बनाया गया था। दरवाजा खुला था। देवराज चौहान खुले दरवाजे के बीच आ खड़ा हुआ। सामने ही 32 बरस का व्यक्ति बीड़ी के कश ले रहा था। तुम? देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। मटकू हो? नहीं। उसने देवराज चौहान को खोज भरी नजरों से देखा। तुम कौन हो? प्रवेश। तुम कौन हो? सुरेंद्रपाल, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। मटकू कहाँ है? आता है, पीछे नहा रहा है, प्रवेश बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो प्रवेश अपनी बीड़ी फेंकता कह उठा, मुझे सिगरेट दो, बीड़ी पीते पीते तंग आ चुका हूं। देवराज चौहान ने उसे सिगरेट दी और सुलगा दी। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, प्रवेश सिगरेट का कश लेता कह उठा। मटकू को कैसे जानते हो? ये पहली मुलाकात है। ओह, पहली बार मिलने आए हो? खास काम है क्या? तभी मटकू ने भीतर प्रवेश किया। वो 30 बरस का युवक था, पैंट पहन रखी थी, बाल गीले थे। ये तेरे से मिलने आया है? मटकू ने देवराज चौहान पर नजर डाली, फिर शीशे के सामने खड़े होकर गीले बालों को ठीक किया। उसके बाद कमीज पहनी और पलटकर देवराज चौहान से बोला, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं भी तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, देवराज चौहान ने कश लिया। काम क्या है? मटकू कमीज के बटन बंद करता हुआ कुर्सी पर आ बैठा। रीना को ढूंढ रहा हूं। मटकू और प्रवेश चौंके। रीना? उसके होंठों से निकला। हाँ। तुम्हारा नाम भी पहले कभी नहीं सुना, क्यों ढूंढ रहे हो रीना को? काम है। हमें नहीं मालूम वो किधर है। तुम लोग इकट्ठे काम किया करते थे। ये बात 5 साल पहले की है। फिर क्या हुआ? मटकू खामोश रहा। प्रवेश बोला, हम अपनी बातें अनजान से नहीं करते। देवराज चौहान ने जेब से 500 के कुछ नोट निकाले और टूटे से टेबल पर रखता बोला, ये 10,000 हैं। किस लिए? तुम दोनों के लिए। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मटकू ने आंखें सिकोड़कर नोटों को उठाया, उन्हें चेक किया, फिर प्रवेश से बोला, असली हैं। उसके बाद देवराज चौहान को देखा। तुम चाहते क्या हो? रीना को ढूंढ रहा हूं। क्यों? काम है उससे। मटकू ने प्रवेश को देखा तो प्रवेश बोला, काम होगा कोई, हमें क्या, जो पूछता है उसका जवाब दे देते हैं। दोनों ने देवराज चौहान को देखा। रीना तुम लोगों के साथ काम करती थी? तुम दोनों? रीना, रोशनी और सैनी? देवराज चौहान बोला, हाँ, हम 5 थे। किसी तरह हेरा फेरी करके पैसा बनाया करते थे कि खर्चा चलता रहे। फिर? हमारा काम ठीक ठाक चल रहा था, हम पांचों समझदार थे। तब सोचा करते थे कि ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी। देवराज चौहान मटकू को देखता रहा। परंतु एक दिन रीना ने काम पे आना बंद कर दिया। बीच बीच में कभी आती तो कभी नहीं।
पूछने पर कहा करती कि तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बहाना बना देती। 10 दिन इसी तरह बीते। उसके बाद 2-4 बार उसने हमारे साथ मिलकर काम किया। फिर एक दिन वो दुबई चली गई। दुबई? हाँ। वहां किसके पास गई? ये नहीं मालूम। एक शाम वो रोशनी से मिली और बोली कि दुबई जा रही है रात को। रोशनी के पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वह क्यों दुबई जा रही है या किसके पास जा रही है। इस तरह रीना दुबई चली गई। मटकू ने कहकर गहरी सांस ली। फिर उसके बाद रीना ने कभी हमसे संपर्क नहीं किया। कोई फोन वगैरह तो आया होगा? कुछ भी नहीं। मैं, प्रवेश, सैनी और रोशनी पहले की तरह अपने काम में लगे रहे। रीना के माँ बाप को तो पता होगा रीना किधर है? मटकू के होंठ सिकुड़े। प्रवेश कह उठा, हमें नहीं मालूम कि उन्हें पता है या नहीं, परंतु वे कई बार हमसे पूछते थे रीना के बारे में। मतलब कि उन्हें नहीं मालूम रीना कहाँ है? पता हो सकता है, मटकू बोला। मुझे वो कई बार झूठे लगे, जैसे कि पता हो लेकिन वो जानबूझकर पूछ रहे हों, जैसे कि इस बात की टोल लेना चाहते हों कि हमें हमें रीना के बारे में पता है या नहीं। फिर? फिर कुछ नहीं। जो हमें मालूम था तुम्हें बता दिया, मटकू बोला। यानी कि 5 साल से रीना की कोई खबर नहीं मिली तुम लोगों को? नहीं, बल्कि आज से 2.5 साल पहले रोशनी भी रीना की तरह एकाएक गायब हो गई। रीना इतना तो बताकर गई थी कि वो दुबई जा रही है, परंतु रोशनी का तो पता ही नहीं चला कि वो किधर चली गई। कुछ अंदाजा? ना। रोशनी रीना के पास चली गई हो? ऐसा होता तो रोशनी हमें बताकर अवश्य जाती। रोशनी के घर वालों से उसके घर में सिर्फ उसका ताऊ था, जो कि 3 साल पहले शराब पीने की वजह से मर गया था। क्या ये अजीब बात नहीं कि रीना दुबई गई और 5 सालों में एक बार भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं आई? सुरेंद्र पाल जी, क्या पता वो माँ बाप से मिलने आई हो। हम हर वक्त तो वहां बैठे नहीं ना रहते कि रीना के आने का पता रहे, परंतु किसी ने सुना भी नहीं कि रीना कभी आई हो या उसे देखा हो। प्रवेश बोला, क्या पता वो रात को आई हो या आती हो, दिन निकलने से पहले ही चली जाती हो। ऐसा क्यों? हम तो अपना ख्याल जाहिर कर रहे हैं। कम से कम हमें कभी रीना के बारे में कोई खबर नहीं मिली। देवराज चौहान ने कश लिया और सिगरेट खुले दरवाजे से बाहर उछाल दी। मैं अभी रीना के माँ बाप से मिलकर आया हूं। तो वो रीना के बारे में जानकारी होने से इनकार करते हैं, परंतु उनके चेहरों से लगा कि रीना के बारे में उन्हें चिंता नहीं। मतलब कि वो जानते हैं कि रीना जहां भी है ठीक है। ऐसा हो सकता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझे बताओ कि रीना के बारे में मैं जानकारी कैसे पा सकता हूं? हम क्या बताएं? प्रवेश ने मुंह बनाया। मेरे लिए यह जरूरी है। जो बताया है इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम लोग मुझे रीना की कोई पक्की खबर दे दो तो मैं 5 लाख दे सकता हूं। 5 लाख? दोनों घबरा से उठे। हाँ। मटकू और प्रवेश की नजरें मिली। हमें रीना के बारे में कुछ भी पता होता तो हम 5 लाख अवश्य कमा लेते, मटकू ने कहा। रोहित को कुछ पता हो? प्रवेश मटकू से बोला। उसे अभी कुछ नहीं पता। रोहित कौन है? रीना का आशिक हुआ करता था। अगर रीना गायब ना होती तो शायद दोनों की शादी हो चुकी होती, प्रवेश ने कहा। लेकिन उसे भी रीना के बारे में कुछ नहीं पता। रोहित रहता कहाँ है? वो तो कहीं भी पड़ा मिल जाता है।
क्या मतलब? 2-2.5 साल से वो ड्रग्स लेने लगा है। पहले बढ़िया कार मैकेनिक होता था, ड्रग्स ने उसे बर्बाद कर दिया। जब से ड्रग्स लेने लगा है तब से रीना को गालियां भी देता है, मटकू ने बताया। क्यों? पता नहीं, लेकिन गालियां तगड़ी देता है। मटकू मुस्कुरा पड़ा। वो भी नहीं जानता कि रीना कहाँ है? मेरे ख्याल से तो नहीं जानता। तुम मुझसे बात कर लेना। कहाँ मिलेगा? सैनी कहाँ मिलेगा? वो जैन रोड पर स्कूल के साथ बनी झोपड़ी में रहता है। 3 नंबर है उसकी झोपड़ी का। और रोहित? वो, मटकू ने सोच भरे अंदाज में प्रवेश को देखा। इस वक्त वो ड्रग्स की जुगाड़ में लगा होगा, कादिर के ठेके पर होगा। रात को कादिर शराब बेचता है, दिन में ड्रग्स का धंधा करता है। वर्सोवा की गांधी गली में उसका शराब का ठेका है। वो बता देगा रोहित कहाँ है। देवराज चांद उठा। अपना फोन नंबर दे दो, मटकू बोला। हम रीना का पता करेंगे, कोई खबर मिली तो तुम्हें बताकर 5 लाख कमा लेंगे। देवराज चांद ने उन्हें फोन नंबर दिया। अब एक बात और भी बता दो, प्रवेश बोला। क्या? तुम्हें रीना की क्या जरूरत पड़ गई? पड़ गई? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उसे ढूंढने के लिए 5 लाख की रकम देने को तैयार हो? कोई इस काम के मुझे 10 लाख दे रहा है। कौन है? कोई? तुमने बताया कि कई सालों से रोशनी भी कहीं गायब है, देवराज चौहान बोला। हाँ। उसके बारे में कोई खबर? कोई नहीं। गायब होने के बाद वो भी यहां कभी नहीं आई। आई होती तो हमें पता होता। तुम्हें रोशनी के बारे में भी जानकारी चाहिए? मटकू ने पूछा। नहीं, रीना की जरूरत है मुझे, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। मटकू और प्रवेश की नजरें मिली। मामला कुछ खास ही लगता है, प्रवेश बोला। ये सुरेंद्र पाल इतना भोला है नहीं जितना कि खुद को दिखा रहा था, मटकू ने कहा। जो 5 लाख देगा वो सीधा क्यों होगा? 10,000 तो आ गया। रीना का पता होता तो हम 5 लाख कमा सकते थे। रीना के बारे में पता लग भी नहीं सकता, किससे पता करेंगे? दोनों की सोच भरी नजरें मिली। रीना के माँ बाप को अवश्य पता होगा कि वो किधर है। वो दोनों घिसे हुए हैं, बताने वाले नहीं। हम कोशिश करेंगे। कर लेना, लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्रवेश ने उसके हाथ में दबे नोटों को देखा। ला, 5,000 मुझे दे। उसने कहा था ये हम दोनों के आधे हैं। कई दिन से नोट हाथ में लेकर नहीं देखे। नोट देखते ही मक्खी की तरह भिनभिनाने लगा। अगला दृश्य। देवराज चांद ने जगमोहन को सारी बात बताई। हमें रीना के माँ बाप पर दबाव डालकर रीना के बारे में पूछना चाहिए, जगमोहन बोला। कोई फायदा नहीं होगा, वो बताने वाले नहीं है। तो अब क्या सैनी से बात करें? मेरे ख्याल में रोहित से बात करना ठीक रहेगा। रोहित से? वर्सोवा चलो, वहां कादिर का शराब खाना है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हें लगता है रोहित से कुछ पता चलेगा? जगमोहन बोला। देखते हैं। मटकू ने बताया कि रोहित 2-2.5 साल से ड्रग्स लेने लगा है और रीना को गालियां देता है। तो इसमें खास क्या बात हुई? खास बात यह है कि रीना 5 साल से गायब है, तो रोहित को तभी से रीना को गालियां देनी चाहिए थी, परंतु उसने 2-2.5 साल पहले से गालियां देनी शुरू की। 2.5 साल वो चुप क्यों रहा? फिर वो गालियां क्यों देने लगा? बात समझ में आई। जगमोहन सिर हिला उठा।
इसका मतलब है कि 2-2.5 साल पहले वो रीना से मिला हो सकता है। तब उनके बीच कुछ हुआ कि रोहित ड्रग्स लेने लगा और रीना को गालियां देने लगा। शायद ऐसा ही हुआ हो। रोशनी ने कहा था कि रीना की खबर हमें इंडिया से ही मिलेगी, दुबई से नहीं। वो बहुत कुछ जानती है लेकिन हमें बताया कुछ नहीं। वो रीना की तलाश करने के लिए हमें काफी बड़ी रकम दे चुकी है, देवराज चौहान ने कहा। इतनी बड़ी रकम देने का एक ही मतलब होता है कि हम खामोशी से उसका काम कर दें। मैं तो पता करके रहूंगा कि मामला क्या है, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। वो पुराना सा मकान था जिसे शराब खाने का रूप दिया हुआ था। यूं तो कादिर का शराब खाना लाइसेंस वाला था, परंतु हर तरह के काम होते थे वहां। पुलिस को हफ्ता जाता था। देशी विदेशी हर तरह की दारू बेचता था कादिर, और ड्रग्स का भी धंधा करता था। वो इकट्ठी ड्रग्स खरीद लेता और महंगे दामों पर फुटकर में बेचता था। इस वक्त दो इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। शराब खाने पर 2-3 पियक्कड़ ही बैठे थे, बाकी सब खाली थे। एक आदमी सफाई करने में लगा हुआ था और एक आदमी बार काउंटर के पीछे बोतलों को सजाने में लगा हुआ था। तभी 30 बरस के एक युवक ने भीतर प्रवेश किया। उसने काली पैंट और ऊपर नीले रंग की मैली हो रही कमीज पहन रखी थी। उसकी आंखों में खास तरह की लाली थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि वो नशा लेने का आदी है। वो सीधा बार काउंटर पर पहुंचा। चन्नी भाई। बोतलें सजाता आदमी पलटा और उसे देखते ही कह उठा, रात तुम्हें यहां से बाहर फेंका गया था। वो तो रात की बात थी, युवक मुस्कुराया। मैं भूल चुका हूं उस बात को। नोट लाए हो? 12,000 ही तो हैं, दे दूंगा। मैं तो तुम्हारा पुराना ग्राहक हूं, तो पुराने ग्राहक को तभी उधार 12,000 तक पहुंच गया, वरना हम 3,000 से ज्यादा का उधार किसी से नहीं करते। कभी कभी उधार बढ़ जाता है, क्या फर्क पड़ता। कादिर ने तेरे को कुछ भी देने को मना किया है? ऐसा मत कह, मैं जल्दी ही उधार। नहीं यार, एक पुड़िया तो दे। सारा शरीर टूटा जा रहा है, बात भी नहीं की जा रही। मैं नहीं दे सकता। एक भी नहीं? नहीं, नशे के बिना मैं मर जाऊंगा। पुराने रिश्ते का ध्यान कर। 1-2 दिन में पैसे मिलेंगे, चुका दूंगा। कादिर भाई से बात कर, मैं नहीं दे सकता। कादिर भाई को बीच में क्यों लाता है वो? बारमैन पलटा और पुनः अपनी बोतलें सजाने में लग गया। सुन तो। वो खामोश रहा। आज तो पुड़िया दे दे, कल पैसे ले आऊंगा। बार बार मत कह, कोई फायदा नहीं होगा। बोतलें सजाता वो कह उठा। कादिर ने तेरे को कुछ भी देने से मना किया है? उल्लू का पट्टा है कादिर, वो गुस्से से कह उठा। बारमैन पलटा और उसे घूर कर बोला। क्या बोला? कुछ नहीं, वो जरा जुबान फिसल गई, उसने बेचैनी से कहा। एक पुड़िया दे दे। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया, बार काउंटर की तरफ बढ़ा। दे दे पुड़िया, मेरा आज का दिन तो निकाल दे, मैं इंतजाम करता हूं कहीं से पैसे का। तब तक देवराज चौहान पास आ पहुंचा था। कहिए सर, बारमैन देवराज चौहान से बोला। क्या पेश करूं? यहां रोहित नाम का युवक आता है जो। मैं हूं रोहित, वो युवक कह उठा। क्या तुम मेरे पैसे देने आए हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम रोहित हो? हाँ हाँ, मैं ही रोहित हूं, इससे पूछ लो, उसने बारमैन की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने बारमैन को देखा तो उसने सहमति में सिर हिलाया। क्या काम करते हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। कार मैकेनिक था, अब कुछ नहीं करता। कभी कभी कोई कार ठीक कर देता हूं।
तुम्हारी कार खराब है क्या? रीना ने भेजा है मुझे, देवराज चौहान बोला। रीना? रोहित चौंका, फिर उसके चेहरे पर कड़वे भाव फैलते चले गए। वो हरामजादी साली कुतिया, नाम मतलब उसका। ऐसा क्यों कहते हो? वो तो तुम्हें बहुत चाहती। बकवास मत करो। वो मतलब परस्त है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। रोहित के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसके चक्कर में पड़कर मैं बर्बाद हो गया। वो बहुत ही घटिया। फिर तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजकर गलती की है। मैं उसे कह देता हूं कि तुम उसे गालियां दे रहे हो। कह दो, अब मैं उसकी परवाह नहीं करता, रोहित गुस्से से बोला। वो तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती है, उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार है, देवराज चौहान बोला। रोहित ने देवराज चौहान को घूरा। झूठ। सच। रोहित कुछ उलझन में देवराज चौहान को देखता रहा। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे? रोहित ने गुस्से से कहा। वो इस काबिल है ही नहीं कि उस पर भरोसा किया जा सके। मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है, एकाएक रोहित ने कहा। तुम्हारे पास पैसे हैं? बहुत हैं, रीना ने मुझे पैसे देकर भेजा है। सच? कितने दूं? 12,000। इसका उधार देना है। रोहित ने बारमैन की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने 5-5 सौ के नोट निकाले और उसमें से 12,000 काउंटर पर रखे। ये रहे 12,000। 8 और दो। देवराज चौहान ने 8,000 और दिए। ये लो, पूरे 20,000 हैं, रोहित बारमैन से बोला। 8,000 की मुझे पुड़िया दे दो, उधार भी चुकता हो गया। बारमैन ने नोट संभाले और वहां से कहीं चला गया। तुम बड़े मौके पर आए, रोहित बोला। मैं यहां आ रहा था तो मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तो मैं ढूंढ रहा था, किसी ने बताया कि तुम यहां मिल सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। और पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ। रीना ने दिए हैं तुम्हें पैसे? हाँ, तुम्हारे लिए। तो मुझे दे दो। दो। जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम ही वो रोहित हो जिसके लिए मुझे रीना ने भेजा है। मैं ही वो हूं। मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मुझे तसल्ली होगी तुम्हारे जवाबों से तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कितना पैसा दिया है उसने? बहुत। वो नहीं आई? वो कुछ दिन बाद आएगी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तभी बारमैन वहां आ पहुंचा। उसने छोटा सा लिफाफा रोहित की तरफ सरकाया। इसमें हैं 8,000 की पुड़ियां। रोहित की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन लिफाफा थाम लिया। अगला दृश्य। रोहित की आंखें नशे में लाल सुर्ख सी होकर चढ़ी हुई थी। देवराज चौहान के देखते ही देखते उसने 2 पुड़िया का नशा एक साथ खा लिया तो चेहरे पर नशे के भाव मचल उठे। अब वो सुकून में था। दोनों इस वक्त पार्क में पेड़ की छाया में मौजूद थे। रोहित ही देवराज चौहान को इस पार्क में लाया था। यहाँ उसके जैसे और भी कई नशेड़ी इधर उधर छाया में दुब के नशा लेने में व्यस्त थे। कुछ नशेड़ी नशे से फारिग होकर ताश खेलने में व्यस्त थे। रोहित ने नशे की पुड़िया वाला छोटा सा लिफाफा अपनी जेब में ठूस रखा था। जगमोहन कार पर उनके पीछे पीछे आया था और इस वक्त वो पार्क के बाहर कार में मौजूद था। रोहित ने लाल नशे से भरी आंखों से देवराज चौहान को देखा। नाम क्या है तेरा? सुरेंद्र पाल। ठीक। तू क्या कह रहा था? किसने भेजा है तुझे? उसकी आवाज नशे में डूबी हुई थी। रीना ने। वो हरामजादी है, साली ने मुझे बर्बाद कर दिया। रोहित नशे में हाथ हिलाता कह उठा। कितना अच्छा कार मैकेनिक था मैं।
15,000 रुपये महीना कमा लेता था, अब कुछ भी नहीं बचा। ये काम तो तुम अब भी कर सकते हो। नहीं कर सकता। क्यों? ये नशा बहुत बुरी चीज है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दिल तो करता है काम करने का, परंतु नशा करने नहीं देता। मेरी इस हालत की जिम्मेवार कमीनी रीना ही है, उसने धोखा दिया मुझे। रीना अच्छी है, वो बुरी नहीं है, देवराज चांद ने जानबूझकर कहा। वो बुरी है। कैसे? वो कहते कहते छिटका, फिर बोला, नहीं बताता। अपनी बात तुम्हें क्यों बताऊं? तुम शायद भूल गए कि रीना ने मुझे बहुत सा पैसा देकर भेजा है रोहित को देने के लिए, और वो पैसा मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे विश्वास दिला दोगे कि तुम ही वो रोहित हो। देवराज चांद ने कहा। मैं ही वो रोहित हूं, तुम पैसा मुझे दो। कहने भर से तुम रोहित नहीं हो जाओगे, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पूछो। आखिरी बार तुम रीना से कब मिले थे? तो 2.5 साल पहले। देवराज चांद सतर्क हुआ। 2-2.5 साल पहले? हाँ, वो बहुत बुरे हाल में थी, उसका शरीर जला हुआ था, चेहरा भी जला हुआ था। पहले तो मैं उसे देखकर पहचान भी नहीं पाया कि वो रीना है, परंतु जब वो बोली, उसने बात की, तो समझा कि वो रीना है। वो तुम्हें कहाँ मिली? मुझे वो अस्पताल में ही मिली। उस दिन गैराज में फोन आया था अस्पताल से कि कोई युवती वहां जली अवस्था में पड़ी है और मुझसे मिलना चाहती थी। उसका नाम रीना है। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी वाली रीना ना हो जो एकाएक गायब हो गई थी, और वही रीना निकली। नशे में रोहित ने सिर हिलाकर कहा। वो कहाँ गायब हो गई थी? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार रोशनी मिली तो उसने बताया कि वो दुबई चली गई। दुबई का पता रोशनी को नहीं पता था। उसके बाद वो तुम्हें जली हालत में अस्पताल में मिली? हाँ, ठीक समझे। फिर अस्पताल में क्या हुआ? रीना 55% जली हुई थी, चेहरा भी आधा जल गया था, शायद आधे से भी ज्यादा जल गया था। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। तब वो मुझे इतना ही कह पाई कि मैं उसके पास रहूं और उसके बारे में किसी से कुछ ना कहूं। मैंने पूछा कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में खबर दे दूं, तो वो बोली नहीं। दोस्त मतलब कि मटकू, प्रवेश, सैनी और रोशनी? हाँ, लेकिन तब तक रोशनी भी गायब हो चुकी थी। गायब हो चुकी थी? कहाँ? देवराज चांद के माथे पर बल पड़े। एक दिन मटकू किसी की कार ठीक कराने मेरे गैराज पर आया था, तो उसने बताया कि 6 महीने से रोशनी भी पता नहीं कहाँ चली गई, बताकर भी नहीं गई। किसी के पास उसकी खबर नहीं है। फिर? क्या फिर? रीना अस्पताल में बुरे हाल पड़ी थी, फिर तुमने क्या किया? देवराज चांद ने उससे पूछा। मैंने उसकी सेवा की, पति की तरह सेवा की। जितना ख्याल मैंने अपनी मरती माँ का भी नहीं रखा, उससे ज्यादा ख्याल रखा मेरा, ज्यादा ख्याल रखा उसका। वो मेरा प्यार थी। उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी, परंतु शरीर जला हुआ था। उसे ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, और इसके लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। डॉक्टर 20 लाख का खर्चा बता रहा था। मैं चाहता था रीना पूरी ठीक हो जाए। मैं उसे पहले जैसी देखना चाहता था। आखिरकार मैंने अपने बाप का 2 कमरों का मकान 9 लाख में बेच दिया। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। रोहित पूरी तरह ड्रग्स के नशे में था। वो 9 लाख मैंने रीना के इलाज पर लगा दिए, 3-4 इधर उधर से उधार भी ले लिए। फिर प्लास्टिक सर्जरी कराकर वो काफी ठीक दिखने लगी थी। सबसे खास बात तो ये रही कि डॉक्टर से कहकर उसने अपना चेहरा बदलवा लिया था। नए चेहरे में उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। नए चेहरे में? हाँ। तुमने पूछा कि उसने चेहरा क्यों बदलवाया? पूछा था।
परंतु उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मैंने उससे यह भी पूछा था कि उसकी ये हालत किसने की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछा कि वो दुबई क्या करने चली गई थी, परंतु मेरी इन बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने भी ये बातें बार बार ना पूछी। वो ज़्यादातर चुप चुप रहती थी। खैर, मेरा लाखों रुपया खत्म हो चुका था, उसका आधे से ज़्यादा इलाज हो चुका था, परंतु कमर के नीचे जले शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और उसके लिए उसे 7-8 लाख रुपया और चाहिए था। मैं कहाँ से देता उसे? मैंने उसके इलाज के लिए अपना मकान तक बेच दिया था। फिर तभी साथ वाले कमरे में एक पेशेंट आया। वो जख्मी था। उसकी देखभाल के लिए 2 दोस्त थे उसके साथ। वो करीब 10 दिन वहां रहे। उनसे हमारी कुछ पहचान हो गई। जब उन्हें पता चला कि रीना के पास इलाज कराने को पैसा नहीं है, तो 6-7 लाख उन्होंने दे दिया। इस तरह रीना का इलाज हो गया, परंतु रीना ने उन्हें अपना नाम कुछ और ही बताया। कुछ और? हाँ, मुझे अब याद नहीं। मैंने रीना से पूछा कि उसने अपना नाम गलत क्यों बताया, तो रीना बोली, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद भी तीनों युवक रीना का हालचाल पूछने आते रहे। रीना ने मुझे अपनी कसम देकर कहा कि उसके बारे में कोई पूछे तो तुमने यही कहना है कि रीना नहीं मिली। चेहरा बदलने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। तब मैं नहीं समझ पाया कि रीना कहीं खिसकने की तैयारी कर रही है। फिर एक दिन वो गायब हो गई। कहाँ? मैं नहीं जानता। कुछ दिन बाद उसका फोन आया था कि उसे जरूरी काम से दुबई जाना पड़ रहा है और वो जल्द लौटेगी। मैं उसके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। मुझसे उसने वादा लिया। फोन काट दिया। मैंने रीना के इलाज के लिए अपना मकान तक बेच दिया। मुझे आशा नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह का रूखा व्यवहार करेगी। मैं जानता था कि वो नहीं आएगी, जबकि मैं तो उससे ब्याह के सपने देख रहा था। परंतु वो 2.5 साल में बहुत बदल चुकी थी। मेरा दिल टूट गया। उस कमीने ने मुझे कहीं का न छोड़ा। हर किसी पर से विश्वास उठ गया। फिर धीरे धीरे मैं ड्रग्स लेने लगा। आज मेरी ये हालत है कि मुझे ड्रग्स न मिले तो मैं मर जाऊंगा। देवराज चौहान ने एक कश लिया। रोहित ने जेब से एक और पुड़िया निकाली और उसे लेने की तैयारी करने लगा। और मतलब, तुम पहले से ही तगड़े नशे में हो। तुमसे बात करके सारा नशा उतर गया है। पागल मत बनो, तुम नशे में हो। चुप रहो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। रोहित ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान कुछ न बोला। अब तो तुम्हें विश्वास आ गया होगा कि मैं वही रोहित हूं। रीना के पास पैसे नहीं थे, ऐसे में वो एकाएक कहाँ जा सकती है? कैसे दुबई पहुंच गई? वो तीनों ही रीना को ले गए थे। कौन तीनों? जो अस्पताल के साथ वाले कमरे में थे। वो तीनों मुझे पहले से ही चालू लगे थे। जब उन्होंने रीना के इलाज का खर्चा उठाया तभी मुझे उन पर शक हुआ था कि ये ठीक बंदे नहीं हैं। रोहित ड्रग्स लेने की तैयारी में व्यस्त हुआ। उन्होंने क्या किया? जब रीना अस्पताल से गई तो मैंने अस्पताल से पता किया कि वह कहाँ गई। तब एक नर्स ने मुझे बताया कि वो उन तीनों के साथ गई है। मुझे बहुत हैरानी हुई। दुख भी हुआ कि मैंने 13-14 लाख उस पर खर्च किया। उन्होंने 6-7 लाख खर्च किया, फिर भी वो उनके साथ चली गई। मेरी परवाह नहीं की उसने। कौन थे वो तीनों? मैं नहीं जानता। उनके नाम क्या थे? अब याद नहीं मुझे। अब तो उनके चेहरे भी भूल गया हूं। देखने में कैसे थे? ठीक ठाक थे। अब चुप रहो, मुझे ले लेने दो। देवराज चांद उसे देखता रहा। पन्नी जलाकर उसने ड्रग्स ली, सूंघा। 10 मिनट बाद फायरिंग 10 मिनट बाद फारिग हुआ रोहित। देवराज चांद की एकटक निगाह उस पर ही थी। मन में यही सोच रहा था कि अगर इसका यही हाल रहा तो यह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। रोहित की आंखें नशे में अब चढ़ सी गई थी। वो बहुत ज्यादा नशे में हो गया था।
तुम्हारे पास रीना की तस्वीर है? देवराज चौहान ने पूछा। तस्वीर? उसकी आवाज नशे से भरभरा रही थी। है। उसके नए चेहरे की तस्वीर तो नहीं होगी? रोहित ने अपनी बंद होती आंखों को संभाला और देवराज चौहान को देखा। नए चेहरे की तस्वीर है। मैंने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर अस्पताल में यूं ही ले ली थी। उनमें वो तीनों भी थे जो रीना को अपने साथ ले गए थे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब है कि रीना के नए चेहरे के साथ उन तीनों की तस्वीर भी है? हाँ, मोबाइल में है। मोबाइल कहाँ है? वो तो मैंने साल भर से इस्तेमाल नहीं किया। बंद पड़े गैराज में, ऑफिस में पड़ा है वो मोबाइल। मुझे चक्कर आ रहा है, नींद आ रही है। अब मैं सो जाऊंगा। इसके साथ ही रोहित वहीं पास ही लेट गया। सुनो, मेरी बात सुनो। देवराज चांद ने उसे हिलाया। सोने दो, वो नशे में बड़बड़ाया। देवराज चांद सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। तुमने मेरे पैसे देने, भाग मत जाना, आंखें बंद किए किए वो बड़बड़ाया। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। नशे ने उसके मस्तिष्क पर अधिकार पा लिया था। देवराज चांद ने आसपास देखा। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था। रोहित को इस तरह छोड़कर अब देवराज चांद नहीं जा सकता था। इसके पास रीना के नए चेहरे की तस्वीर थी। उन तीनों की तस्वीर थी जो उसे अस्पताल से ले गए थे। रोहित ने काम की बातें बताई थी। देवराज चांद उठा और उसने नशे में बेहोश रोहित को उठाकर कंधे पर लादा और पार्क से बाहर की तरफ बढ़ गया। चंद पलों में ही बाहर खड़ी कार के पास जा पहुंचा। जगमोहन कह उठा, क्या हुआ? नशा ज्यादा लिया है। डॉक्टर के पास ले जाना है? नहीं, कुछ घंटे बाद ठीक हो जाएगा। देवराज चांद ने बेहोश रोहित को पीछे वाली सीट पर डाला, दरवाजा बंद किया और खुद आगे जगमोहन की बगल में बैठते हुए बोला, बंगले पर चलो। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। इससे बात करने का कोई फायदा हुआ? जगमोहन ने पूछा। बहुत। शायद हम जल्दी ही रीना तक पहुंच जाएं। क्या बताया इसने? देवराज चांद जगमोहन को सारी बातें बताने लगा। चलो दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अच्छी लग रही है अभी तक तो कहानी। कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल सा वो कर रखा है। खैर, देखते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, अपना घर फूंक कर तमाशा देखने वाले, खास तौर पे उस उम्र में। चलो, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए एक बार फिर से जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। मिलते हैं फिर नए भाग में। तब तक आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।